निश्चित ही मनुष्य जीवन में जितना जरूरी दुखों व कष्टों से बचना है, उतना ही जरूरी सफलता के शिखर छूना भी है। क्योंकि ये बहुमूल्य जीवन किसी कीमत पर साधारण जीवन जीकर व्यर्थ नहीं गंवाया जा सकता। और फिर वैसे भी हर मनुष्य सफलता की चाह लिए जीता ही है, तथा ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार भी है। ये तो अपनी ही चंद गलतियों तथा मेरी कार्य प्रणाली बाबत अज्ञानता के कारण पूरी मनुष्यता असफल हुई पड़ी है। सो मैं सीधे उन सारे उपायों पर बातचीत प्रारंभ करता हूं, जिन्हें समझकर व अपनाकर आप सफलता के शिखर छू सकते हैं। मेरा परिचय। मैं मन हूं। मेरा अस्तित्व उतना ही पुराना है जितना कि ये ब्रह्मांड। और मनुष्य के अस्तित्व से लेकर उसके जीवन के तमाम उतार चढ़ावों तक का मैं ही एक साक्षी हूं। या ये कहूं कि एक मेरे कारण ही ये मनुष्य अस्तित्व में है, तो भी गलत नहीं होगा। हर मनुष्य चौबीसों घंटे मुझसे ही चलायमान है। उसके जीवन के तमाम उतार चढ़ाव, उसकी तमाम सफलता असफलता या उसके सारे सुख दुखों का मैं ही सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत कारण हूं। मजा ये कि अपने अस्तित्व के इतने वर्षों बाद भी ये मनुष्य मेरे बाबत पूरी तरह अनजान है। और सच कहूं तो यही उसके तमाम दुखों वो उसकी तमाम असफलताओं का मूल कारण है। आज इतने वर्षों बाद मेरी करुणा ही मुझे अपने अस्तित्व, अपनी कार्य प्रणाली तथा अपने प्रभावों के बाबत चर्चा करने को मजबूर कर रही है। लेकिन ऐसी कोई भी चर्चा छेड़ने से पूर्व मैं एक अति सोचनीय विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सोचो, मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है? एक वाक्य में कहूं तो शायद आनंद और सफलता। निश्चित ही मैंने भी देखा है और आपने भी गौर किया होगा कि हर कोई अपनी ओर से आनंद व सफलता पाने के प्रयास में चौबीसों घंटे लगा ही रहता है। और ऐसा आज से नहीं, मनुष्य अस्तित्व में आया तब से चला आ रहा है। यहाँ ये भी स्वीकारना होगा कि हर बीतते युग के साथ मनुष्य की बुद्धि का विकास ही हुआ है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। अपना जीवन संवारने हेतु उसके लगातार किए प्रयासों के परिणाम हमारी आंखों के सामने हैं ही। पेट भरने के लिए जंगली फल फूल व कच्चे मांस खाने वाले मनुष्यों ने आज खान पान की लाखों स्वादिष्ट व पौष्टिक वानगियां इजाद कर ली है। जंगलों में रहकर हर ऋतु का कोप भोगने वाले मनुष्यों ने आज धूप व ठंड से पूरी तरह रक्षा करने में समर्थ घरों का निर्माण कर लिया है। वहीं पेड़ के पत्ते पहनकर घूमने वाले इस मनुष्य ने आज अपनी सुंदरता निखारने हेतु हजारों तरीके के रंग बिरंगी पोशाकों का निर्माण भी कर ही लिया है। यही क्यों, अकेले अकेले व सिर्फ अपने लिए जीने वाले मनुष्य ने समाज तथा सामाजिक सोच का भी विकास किया है। आज अपने अथक प्रयासों से उसने पूरी धरती को एक कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा परिणाम तो ये आया है कि आज का मनुष्य अब सिर्फ अपनी ही नहीं, पूरी मनुष्यता की भी चिंता करने लगा है। आज करोड़ों मनुष्य व लाखों समाज सेवी संस्थाएं मनुष्यों के उद्धार हेतु लगी हुई हैं। हजारों लाखों अनाथालय से लेकर विकलांग गृह व अस्पताल से लेकर बाल क्रीड़ा केंद्र तक बनाए गए हैं। मनुष्य के साथ अन्याय न हो इसलिए कानून व न्यायालय भी बनाए गए हैं। साथ ही मनुष्य सुखी व आनंदित रहे, इस हेतु अनेक धर्मों व धर्म ग्रंथों की भी रचनाएं की गई है। मनुष्य की मान्यता के अनुसार तो इस धरती पर उसके उद्धार हेतु हजारों अवतारी पुरुष व भगवान भी आए हैं। और उनकी सोच सही माने तो जरूरत पड़ने पर आगे भी आते ही रहेंगे। यही क्यों, मनुष्य के उद्धार हेतु हजारों विधियां व पूजाएं भी दुनिया भर के धर्मों और उनके धर्म गुरुओं ने सुझाई ही हैं। और इधर मनुष्य तो हर हाल में अपना उद्धार चाहता ही है। सो देखते ही देखते आज की पूरी मनुष्यता धार्मिक व पूजा पाठ करने वाली हो गई है। और ये कम पड़ रहा था तो विज्ञान ने मनुष्य को सुखी व आनंदित करने का बीड़ा उठा लिया। फिर तो मनुष्य जाति के इतिहास के श्रेष्ठ बुद्धिमानों की फौज ही इसमें लग गई। उन्होंने वो क्रांति ला दी
कि जहां आज से सिर्फ 200 वर्ष पूर्व तक 10 में से करीब 5 बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, वहीं देखते ही देखते विज्ञान ने यह संख्या 2% के करीब पहुंचा दी है। मनुष्य के बेहतर स्वास्थ्य के लिए न सिर्फ ब्लड टेस्ट खोजा गया, बल्कि उसकी अधिकांश बीमारियों का इलाज भी खोज लिया गया। यही नहीं, हार्ट से लेकर नी ट्रांसप्लांट तक की बड़ी सर्जरी भी विज्ञान ने आसान व आम कर दी। एक तरीके से विज्ञान के इन प्रयासों ने पूरा का पूरा मनुष्य जीवन ही बदल कर रख दिया। हालांकि विज्ञान भी विज्ञान है। उसने न सिर्फ मनुष्य की लंबी उम्र व स्वास्थ्य तथा स्फूर्ति की ही चिंता की, बल्कि इससे आगे बढ़कर उसके आराम, वैभव व प्रगति की भी उसने बड़ी चिंता की। उसके आराम हेतु उसने अच्छे घरों के साथ साथ एयर कंडीशनर, कार तथा लिफ्ट जैसी लाखों वस्तुओं का आविष्कार किया। मनुष्य के आनंद व वैभव हेतु विज्ञान ने टीवी, डीवीडी तथा मूवीज वगैरह की खोज की। वहीं उसे प्रगति की राह पर लगाने हेतु संचार के क्षेत्र में तो उसने क्रांति ही ला दी। हवाई जहाज व रेडियो से लेकर उसने मोबाइल फोन्स तक का आविष्कार किया। एक तरीके से तो विज्ञान ने पूरी दुनिया को मनुष्य की पहुंच के भीतर ला दिया। और ये विज्ञान का ही प्रताप है कि अब बच्चों को बचपन से ही शिक्षित भी किया जाने लगा है। निश्चित ही ये भी इसी उम्मीद के साथ कि इससे वे अपना जीवन सुख, सफलता और आनंद से भर सकेंगे। मैं यानी मन, मनुष्य के अपने जीवनोद्धार के लिए किए इन सारे प्रयासों की सराहना करता हूं। मानता हूं कि धर्म, समाज, विज्ञान व शिक्षा ने अपनी ओर से मनुष्य का जीवन सुख, शांति व आनंद से भर देने हेतु जोरदार प्रयास किए हैं। पर यहाँ विनम्रता से मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्या परिणाम में सचमुच मनुष्य के जीवन में सुख, शांति व आनंद आ गए हैं? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो आज भी मनुष्य के जीवन में क्रोध, अहंकार, दुख, असफलता, चिंता, तनाव, बोरियत, हिंसा, सबका वैसा का वैसा ही साम्राज्य देखता हूं, जैसा कि आदिकाल में था। और आप अपने स्वयं पर व आसपास वालों पर निष्पक्षता से गौर करेंगे तो हर दूसरे तीसरे जीवन में यही सत्य पाएंगे। और ये वाकई बड़ी दुखद बात है। लाखों वर्षों के इतने प्रयास के बाद भी यदि मनुष्य दुख और चिंताओं से इस कदर घिरा हुआ है, तो फिर अब इस तथ्य से ज्यादा दिनों तक आंख नहीं फेरी जा सकती है। वैभव व प्रगति के इतने शिखर छूने के बाद भी यदि मनुष्य मर मर कर ही जी रहा है, तो ये सचमुच बड़ा निंदनीय है। अब चाहे जो हो, पर हकीकत यही है। और इस हकीकत पर गौर करने से ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या चाहे जो करो, मनुष्य जीवन में दुख ही है। तो क्या धर्म, विज्ञान व समाज मनुष्य को सुखी करने में पूरी तरह से असफल हो गए हैं? निश्चित ही ये सोचने वाली बात है कि कुदरत की सबसे अद्भुत रचना मनुष्य क्या दुख, अशांति व चिंता भोगने ही संसार में आता है? नहीं, ये तो संभव ही नहीं। सुखी, सफल व आनंदित होना मनुष्य का एकाधिकार है। कुदरती तौर पर इस अनुभव की किसी और के पास कोई सत्ता नहीं। चलो ये भी मान लिया, फिर हम सुखी क्यों नहीं हो पाते हैं? गड़बड़ कहाँ है? शास्त्रों में या भगवान में, विज्ञान में या समाज में, या फिर हमारे होने के ढंग में? अभी बताता हूं। दरअसल मनुष्य के भीतर उठने वाले इन सारे भावों का ताल्लुक सिर्फ मन यानी मुझ से है। और गौर से समझा जाए तो मनुष्य के पूरे जीवन की बागडोर उसके भावों के अधीन है। और इस लिहाज से देखा जाए तो मैं सीधे तौर पर मनुष्य जीवन की परम सत्ता हुआ कि नहीं? हुआ ही, क्योंकि इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि आनंद व सफलता का अनुभव भी मनुष्य मेरे कारण करता है, और दुख व असफलता भी उसके जीवन में एक मेरे ही कारण आते हैं। इन सब का धर्म, विज्ञान, समाज या शिक्षा से कोई सीधा ताल्लुक नहीं बैठता।
यहाँ सबसे ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली बात तो यह है कि मनुष्य ने चारों दिशाओं से अपने उत्थान हेतु तमाम प्रयास किए, परंतु अपने मन की कार्यप्रणाली या उसकी सत्ता को ठीक से पहचानने के कोई विशेष प्रयास उसने कभी नहीं किए। और यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि मुझे समझे बगैर तथा मेरी शक्तियों का ठीक से उपयोग किए बगैर ये मनुष्य ना तो कभी सुखी व शांत हो सकता है और ना कभी सफल व आनंदित ही हो सकता है। हालांकि मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे जानने, समझने व समझाने के प्रयास बिल्कुल नहीं हुए। जरूर हुए, पर वे सारे आधे अधूरे और ऊपरा ऊपरी ही साबित हुए। अतः आज मेरी करुणा मेरे बारे में सब कुछ विस्तार से बताने को उकसा रही है, ताकि भविष्य का मनुष्य सुखी व आनंदित हो सके। और अपने इस प्रयास की शुरुआत मैं आपके ही युग के एक महान वैज्ञानिक एडिसन के जीवन के एक दृष्टांत से करता हूं। आप शायद जानते ही होंगे कि एडिसन को पृथ्वी प्रकाशमय करने हेतु एक फाइबर खोजना था जिससे बल्ब जल उठे। उन्होंने प्रयोग प्रारंभ किया और एक के बाद एक फाइबर का उपयोग करते चले गए। जो जो फाइबर नाकाम होते गए उनको वे बल्ब नहीं जल सकता की सूची में शामिल करते चले गए और अंततः 6000 से ऊपर फाइबर आजमाने के बाद उन्होंने वो कार्बन फिलामेंट खोज ही निकाला जिसने बल्ब को प्रकाशमान कर दिया। ठीक इसी तर्ज पर आप भी अपना जीवन रोशनी से भर देना चाहते हैं और उस हेतु युगों से अनेक फाइबर रूपी उपाय आप भी आजमाते ही आ रहे हैं, परंतु बात फिर भी नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि जो फाइबर आपके जीवन को जगमगाने में एक नहीं 1000 बार नाकाम हो चुके हैं, आप फिर वे ही फाइबर आजमाते चले जा रहे हैं। वे ही मंदिर, मस्जिद और चर्च तथा वे ही पूजा पाठ, वे ही बुद्धि पर भरोसा और वे ही शिक्षाएं, वही सामाजिक परंपराएं और वही धर्मशास्त्र, वो ही किस्से कहानियां, वो ही सिद्धांत और वे ही तमाम घिसे पिटे सबक। लेकिन इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब एक नहीं 1000 बार आजमाने के बावजूद आप अपना जीवन खुशियों से भरने में नाकाम रहे हैं। खैर, अब वक्त आ चुका है जब आपको कुछ नया समझना व करना ही होगा। आखिर आप मनुष्य हैं, कभी न कभी तो आपको इस सिलसिले का अंत लाना ही होगा और इस सिलसिले का अंत मुझे भली भांति समझे बगैर संभव नहीं। आप ये तय जान लें कि मेरे शक्ति रूपी फिलामेंट का उपयोग किए बगैर आपका जीवन रोशन होने वाला नहीं। आज इस हेतु मैं स्वयं आपकी सहायता को आया हूं, ताकि अपनी संरचना और कार्य प्रणाली के बाबत आपको विस्तार से बता सकूं। मेरा अस्तित्व। यदि मैं अपने बारे में यानी आपके मन के बारे में कुछ कहूं तो मैं सारे मनुष्यों में समान रूप से उपस्थित हूं। और थोड़ी समझ बढ़ाएंगे तो पाएंगे कि मनुष्य जीवन की पूरी बागडोर ही मेरे हाथों में है। वहीं यदि प्रभाव की बात करूं तो इस मनुष्य जीवन का कोई पहलू मुझसे अछूता नहीं। और मेरी कार्यप्रणाली की चर्चा करूं तो वो इतनी तो कॉम्प्लिकेटेड है कि मेरे बाबत आपको कुछ भी समझाना इतना आसान नहीं, क्योंकि आपका सब कुछ मैं होते हुए भी आपके लिए तो बिल्कुल अनजाना विषय हूं। मुझे समझने व पकड़ने में बड़े से बड़े बुद्धिमानों ने मुंह की खाई है। अतः सर्वप्रथम मैं आपको अपने अस्तित्व के बाबत बताना चाहूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतनी प्रगति कर लेने के बावजूद विज्ञान पूरी तरह से मेरे अस्तित्व को लेकर भ्रमित है। हालांकि इसका भी एक बुनियादी कारण है। दरअसल विज्ञान दृश्यमान वस्तुओं के निरीक्षण परीक्षण कर उनकी कार्यप्रणाली खोजने का नाम है। विज्ञान वस्तुओं के मिलन और टकराव से होने वाले परिणामों की खोज का नाम है। और इसे मैं अपनी भाषा में कहूं तो विज्ञान टाइम और स्पेस के भीतर की वस्तुओं की कार्यप्रणाली खोजने का नाम है। जो वस्तु प्रयोगशाला के टेबल पर नहीं आती, विज्ञान उसके अस्तित्व को नहीं मानता। उसे मानना चाहिए भी नहीं, क्योंकि उसका अदृश्य पर यह अविश्वास ही उसकी सारी प्रगति का राज है।
विज्ञान प्रगति कर ही इस आधार पर रहा है कि अपने अथक प्रयासों से एक दिन वो सब कुछ जान लेगा। विज्ञान टिका ही इस विश्वास पर है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस संसार में कुछ भी रहस्य नहीं रह जाएगा। निश्चित ही विज्ञान के विश्वास व प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। अपनी इसी दृढ़ता के बल पर उसने ना सिर्फ चांद और मंगल तक अपने कदम फैला लिए हैं, बल्कि ब्लैक होल भी खोज निकाला है तथा बिग बैंग थियरी पर भी प्रयोग कर डाले हैं। यही नहीं, उसने तो अब बिग बैंग थियरी पर आधारित लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसे प्रयोग प्रारंभ कर दिए हैं। खैर, मैं वापस अपने अस्तित्व पर लौट आऊं तो विज्ञान के प्रयास और उसका विश्वास अपनी जगह है, परंतु हकीकत यह है कि संसार के रहस्य तो बहुत दूर की बात है। दरअसल विज्ञान मेरे अस्तित्व तक भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मैं अपनी तमाम तरंगों, भावों व शक्तियों के साथ हर मनुष्य की नाभि में अपने कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म के साथ मौजूद तो हूं, परंतु टाइम और स्पेस के दायरे से पूर्णतः मुक्त हूं। यानी यदि विज्ञान की भाषा में कहूं तो मेरा आपके शरीर में कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, और यही कारण है कि विज्ञान ने मेरे अस्तित्व को कभी नहीं स्वीकारा है। और इसी के फलस्वरूप उसने हमेशा ब्रेन को ही मनुष्य का प्रमुख केंद्र माना है। लेकिन मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि ब्रेन आपके जीवन को सिर्फ 10% ही प्रभावित कर रहा है। आपके बाकी जीवन पर पूरा का पूरा प्रभाव सिर्फ मेरा है। हालांकि मैं आपको आपके मन और बुद्धि का फर्क आगे समय आने पर बताऊंगा। अभी तो मैं आपको अपनी उपस्थिति तथा मेरे विज्ञान की पहुंच के बाहर होने वाली बात विस्तार से बताता हूं। और इस बात को प्रारंभ करते हुए यदि मैं अपनी एकदम सरल पहचान दूं तो मैं आपके अच्छे बुरे भावों तथा बुद्धि से हजारों लाखों गुना परिणामकारी कई शक्तियों का मिला जुला एक केंद्र हूं। और चूंकि विज्ञान की भाषा में मैं स्वयं अदृश्य हूं, इसीलिए मेरे सारे भाव व मेरी तमाम शक्तियां भी अदृश्य हैं। सुख, दुख, ईर्ष्या, पछतावा, क्रोध, चिंता, व्यथा, मस्ती, मूड, ये सारे भाव मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं, और इन जैसे अनगिनत भावों को आप एक मेरे ही कारण भोगने को बाध्य भी हैं। अब गौर से समझो तो मनुष्य इन झेलते भावों के अलावा है क्या? भावों की इस आवन जावन के अलावा उसके जीवन की दूसरी वास्तविकता ही क्या है? वो ऐसा एक पल नहीं गुजारता जब वो किसी अच्छे या बुरे भावों में न जी रहा हो। और तो और, जब वो कुछ नहीं कर रहा होता है तो बोर होने की मनोदशा में ही जी लेता है। यानी आपका जीवन मैं और सिर्फ मैं हूं। अब सवाल ये कि विज्ञान तो मेरे अस्तित्व को मानता नहीं। सत्य यह भी है कि पिछले 500 वर्षों में जो वैज्ञानिक हुए हैं उनसे ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य एक साथ इस संसार में कभी पैदा नहीं हुए। इनकार मैं उनकी भावनाओं से भी नहीं करता। निश्चित ही उन्होंने मनुष्य के सुख, शांति और प्रगति की बड़ी चिंता की है। वे ये भी जानते हैं कि तमाम शारीरिक कष्ट मनुष्य जीवन को नर्क बना देते हैं। उन्हें ये आभास भी है ही कि सुख और शांति ही मनुष्य की प्रमुख चाह है। लेकिन दिक्कत ये आई कि विज्ञान ने अपनी सीमित समझ से मनुष्य के सुख व शांति का ताल्लुक उसकी प्रगति तथा उसके आराम व मनोरंजन से बिठा दिया। फिर तो विज्ञान ने वो प्रगति की कि आराम, वैभव व मनोरंजन की एक से एक साधन सामग्रियों की खोज कर ली, और निश्चित ही उसने ये सारे प्रयास मनुष्य का जीवन स्तर सुधारने हेतु ही किए। ये भी मानना ही होगा कि प्रगति, आराम, मस्ती, आनंद, मनोरंजन वगैरह मनुष्य जीवन की परम आवश्यकता है। निश्चित ही इन सब ने मनुष्य का जीवन स्तर कहां से कहां पहुंचा भी दिया है। फिर भी सामने विज्ञान को ये बात तो माननी ही होगी कि इन सब का भी मनुष्य के जीवन पर असर उपरा उपरी ही हुआ है। आपको भी अनुभव है ही कि विज्ञान के खोजे वैभव के कैसे भी उपकरणों का दायरा मनुष्य के शारीरिक सुखों से ऊपर नहीं उठ पाया है। मानसिक रूप से तो मनुष्य इन सारे वैभवों के बावजूद दुख, चिंता व क्रोध से घिरा ही रहा है। और जब वैभव के इन तमाम तरीकों से बात बनती नहीं दिखी तो विज्ञान ने ब्रेन की कार्यप्रणाली पर प्रयोग करने प्रारंभ किए।
उसने ये खोजने के प्रयास किए कि चिंता में ब्रेन कौन सा केमिकल छोड़ता है और कौन सी ग्लैंड कौन सा रस छोड़ती है। इन सब में उसे आंशिक सफलता भी मिली। इससे विज्ञान ने तारण ये निकाला कि ब्रेन द्वारा ये केमिकल छोड़ने पर मनुष्य को इन इन भावों के झटके सहने पड़ते हैं। और जल्दबाजी में उसने ये तारण भी निकाल लिया कि मनुष्य के तमाम भावों के उतार चढ़ाव के पीछे ब्रेन ही है। पर यहां मैं ये स्पष्ट कर दूं कि विज्ञान का ये तारण कतई सही नहीं है, क्योंकि भाव मैं भेजता हूं और ब्रेन उस पर सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया देता है। अब इन प्रतिक्रियाओं के विज्ञान कितनी ही एनालिसिस कर ले, लेकिन उससे बहुत कुछ उसके हाथ आने वाला नहीं, क्योंकि वो कभी कोई ऐसी दवाई या ऐसा इंजेक्शन नहीं खोज पाने वाला जिससे ब्रेन अमुक केमिकल छोड़ना ही बंद कर दे या उसके बाद मनुष्य को चिंता पकड़े ही नहीं। खैर, आगे जब इससे भी बात नहीं बनी तो विज्ञान ने डीएनए और जीन्स भी खोज लिए। निश्चित ही उसकी इस खोज हेतु विज्ञान को सौ सौ सलाम। विज्ञान की ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसने मनुष्य से संबंधित कई रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया। लेकिन फिर भी दुख या चिंता के तल पर बात वहीं की वहीं रह गई, क्योंकि डीएनए तथा जीन्स मनुष्य की शारीरिक बनावट, उसकी उम्र, उसकी त्वचा का कलर वगैरह के बाबत तो सब कुछ तय कर सकते हैं, परंतु उसकी चिंता, व्यथा या क्रोध वगैरह पर वे अपना कोई भी प्रभाव बनाने में असमर्थ हैं। हालांकि इस संदर्भ में एक बार फिर विज्ञान को सलाम करना ही होगा कि उसने डीएनए तथा जीन्स की डिकोडिंग और री इंजीनियरिंग तक पर भी कार्य चालू कर दिया। निश्चित ही ये सारे विज्ञान के छुए वे शिखर हैं जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन सवाल ये कि इन सबसे भी हासिल क्या हो रहा है? मनुष्य की कुछ बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो गई, उसकी उम्र बढ़ गई, परंतु उसके द्वारा सहे जा रहे भावों के उतार चढ़ावों का क्या? यानी कुल मिलाकर विज्ञान के इन सारे प्रयासों का ताल्लुक भी मनुष्य के केवल उम्र या स्वास्थ्य से ही बिठाया जा सकता है। मन में उठ रहे भावों तक इनकी कोई पहुंच नहीं। आप कहेंगे ये सब तुम अपने आप ही कहे जा रहे हो, पर हम कैसे विश्वास करें? मैं जानता हूं कि मैं अपने बाबत छाए रहस्य पर से पर्दा इस वैज्ञानिक युग में उठा रहा हूं, अतः मैं जो कुछ भी कहूंगा मुझे सिद्ध भी करना ही पड़ेगा, और मैं उस तैयारी से ही आपके सामने आया हूं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये कि चूंकि मेरा कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, अतः मेरे बाबत विज्ञान की प्रयोगशाला में तो मैं कुछ सिद्ध करने से रहा। यूं भी यदि मैं टाइम और स्पेस के भीतर होता तो विज्ञान कब का मेरे एनालिसिस कर मनुष्य के जीवन से चिंता व क्रोध गायब कर चुका होता। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं किसी भी लैब में सिद्ध नहीं होता। मनुष्य मेरी जीती जागती लेबोरेटरी है। जो कोई थोड़ी भी बुद्धि लगाएगा उसे मेरे अस्तित्व को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगेगी। बस आप मेरी कही बातों को अपने भीतर महसूस करना प्रारंभ करें, क्योंकि मेरा अस्तित्व भी आपके भीतर है और मेरी लेबोरेटरी भी आपका एहसास ही है। खैर, अब इसी संदर्भ में मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। आप ये तो मानेंगे कि विज्ञान ने शरीर संबंधित अधिकांश खोजबीन कर ली है। विज्ञान खून की चंद बूंदों से आपके शरीर के कौन से अंग में क्या गड़बड़ है ये बताने में सक्षम हो गया है। ये भी मानना ही होगा कि उन गड़बड़ियों को दूर करने हेतु विज्ञान तमाम प्रकार की दवाइयों का निर्माण भी कर ही चुका है। यही क्यों, अब तो आपके शरीर का इलाज करने हेतु वो अनेकों प्रकार की सर्जरी करने में भी समर्थ हो चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद विज्ञान की मजबूरी तो देखो, कि भले ही वो मेरे अस्तित्व से इनकार करे, परंतु मेरे सारे भावों को तो उसे भी स्वीकारना ही पड़ता है। दुख सुख हो या चिंता, उसके अनुभव खुद वैज्ञानिकों को भी होते ही हैं। क्या ये हास्यास्पद नहीं है कि एक तरफ विज्ञान अदृश्य से इनकार करता है और दूसरी तरफ वैज्ञानिक स्वयं अदृश्य भावों को रोज रोज झेल रहे हैं? सो आज नहीं तो कल विज्ञान को अदृश्य के अस्तित्व को स्वीकारना ही होगा। आखिर जो है उससे विज्ञान भी कब तक मुंह फेर पाएगा? भले ही अदृश्य का सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांत से मेल न खा रहा हो, परंतु एक न एक दिन तो वैज्ञानिकों को भी मेरे अदृश्य भावों को अदृश्य के रूप में पहचानना ही होगा, क्योंकि अपने तमाम प्रयासों के बाद भी विज्ञान कभी उन्हें आपके शरीर में नहीं खोज पाएगा। आप स्वयं अपनी बुद्धि से सोचें
कि क्या विज्ञान कभी कोई ऐसा टेस्ट खोज पाएगा जिससे कोलेस्ट्रॉल या ब्लड शुगर की ही तरह वो ये बता सके कि किस व्यक्ति के चिंता का लेवल क्या है? क्या कभी कोई ऐसा थर्मामीटर विज्ञान बना पाएगा जिससे क्रोध बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर गया है या नहीं ये जाना जा सके? क्या विज्ञान कभी ब्लड प्रेशर या यूरिक एसिड की गोलियों की तरह मनुष्य के भय या असुरक्षा को नियंत्रित करने की गोलियां खोज पाएगा? क्या वो किसी के जीन्स या डीएनए से ये बता पाएगा कि इसके जीवन में कितनी चिंताएं व कितनी परेशानियां आने वाली हैं? क्या विज्ञान कभी ऑपरेशन कर मनुष्य के भीतर छिपे दुख को सदैव के लिए निकाल बाहर फेंक सकेगा? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये सब टाइम और स्पेस के बाहर की दुनिया की बात है और विज्ञान की उस तक कोई पहुंच नहीं। अतः पहले आप बुद्धिमत्ता पूर्वक मेरे इस अदृश्य अस्तित्व को तथा मेरी अदृश्य दुनिया को पहचानें। उसके बाद निश्चित ही मेरे साथ प्रयोग कर आप अपने चिंता व दुख से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आनंद व सफलता आपका भाग्य हो सकता है यदि आप अपने में स्थित मुझे ठीक ठीक पहचानने में सफल हो जाएं। कुल मिलाकर आपका जीवन एक सुखदाई यात्रा हो सकता है यदि आप मेरे साथ प्रयोग करने की प्रज्ञा हासिल कर लें। मेरे उपद्रव। अब इससे पहले कि मैं अपनी कार्यप्रणाली, अपने तौर तरीकों और अपनी शक्तियों का विस्तार से वर्णन करूं, आपको अपने उपद्रवों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। यूं तो मेरे उपद्रवों से आप लोग न सिर्फ वाकिफ हैं बल्कि काफी हद तक परेशान भी हैं, और चूंकि उनसे किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में आपका पाला रोज पड़ता ही रहता है, अतः उनको महसूस करना आपके लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं। अब सोचो ये कि क्या आप में से कोई स्वयं को मूर्ख साबित करना या अपना अहित करना चाहता है? नहीं। तो क्या इतना सोचने मात्र से आपकी मूर्खताओं पर लगाम कस जाती है? क्या आपकी चाह से आप अपने हित की रक्षा कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि आप ये सब बुद्धि से सोचते हैं, जबकि ये सारे उपद्रव मेरी गहराइयों से निकलते हैं। चलो अपनी इस बात को मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक 22 वर्षीय नवयुवक बगीचे में आराम से बैठा हुआ था। बड़ी ही शांत मनोदशा में वो विराजमान था। तभी उसका एक मजाक करने का आदि मित्र टहलते टहलते वहां टपका। शायद उससे मित्र की शांत मनोदशा देखी नहीं गई। वो दूर से ही दौड़ता हुआ मित्र के पास आया और बड़ी गंभीरता पूर्वक शरारत करते हुए बोल पड़ा, अरे तुम यहाँ बैठे हो और वहां तुम्हारी पत्नी किसी के साथ घूमने गई हुई है। बस ये सुनते ही उसने अपना पारा खो दिया और उसके मुंह से अनायास से निकल गया, जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुंटा को। अभी बोलते तो बोल पड़ा, पर दूसरे क्षण उसे ध्यान आया कि मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मूर्खता का प्रदर्शन तो हो ही चुका था। अब आप उसकी हालत पर हंस सकते हैं, उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं, पर ऐसा ही कुछ सबके साथ अक्सर घटता ही रहता है। हालांकि इनके कारणों पर मैं चर्चा आगे करूंगा। अभी तो मैं मेरे द्वारा किए जाने वाले उपद्रवों के आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की ही चर्चा कर रहा हूं। और उस बाबत ये स्पष्ट समझ लें कि चूंकि आप मेरी कार्य प्रणाली से पूरी तरह अनजान हैं, इसीलिए रोज रोज मेरे उपद्रवों के शिकार होते रहते हैं। चलो मेरी इसी बात को मैं एक और उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। दो दोस्त थे, बड़ी अच्छी मित्रता थी उनमें। एक साधारण घर का युवक था और दूसरा पैसे वाले घर का लड़का था। हालांकि धन का ये फासला दोनों की मित्रता में कोई बाधा न था, लेकिन मेरे होते सोते वो भी कब तक। एक दिन ऐसा हुआ कि गरीब दोस्त को स्कूटर की आवश्यकता पड़ी। घर पे कुछ मेहमान आने वाले थे, सो उसे सामान वगैरह लाने की जल्दी थी। उधर उसके अमीर दोस्त के पास स्कूटर था ही। बस उसने उससे एक दिन के लिए स्कूटर मांगना तय किया और तय करते ही वो उसके पास स्कूटर मांगने चल पड़ा। अभी वो कुछ ही कदम चला था कि उसके मन ने एक विचार पकड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ना कह दे। फिर तुरंत दूसरा विचार आया कि ऐसा थोड़ी ही है, इतने सालों की दोस्ती में मैंने कभी उससे कुछ नहीं मांगा है, भला दोस्ती में वो एक स्कूटर के लिए इनकार थोड़ी ही करेगा। परंतु मैं हूं, स्वभाव से ही उपद्रवी। बस पकड़ा दिया दूसरा विचार। वो फिर सोच में पड़ गया, वो जरूर मना करेगा, वो दिखता है इतना सीधा थोड़ी ही है, वो जरूर बहाना बनाएगा कि उसमें पेट्रोल नहीं है। कोई बात नहीं,
मैं भी कह दूंगा कि ला चाबी, पेट्रोल मैं भरवा लूंगा। बस इसी सोच के साथ वो फिर विश्वास से भर गया। लेकिन अभी 2 कदम ही चला था कि उसके मन ने एक नया उपद्रव पकड़ लिया। वो स्कूटर नहीं देने के हजार बहाने खोजेगा। उसकी दोस्ती यारी सब ऊपरी ही है। वो तो यही कह देगा कि स्कूटर का टायर ही खराब है, या कहेगा आज मेरे घर पे भी कुछ मेहमान आए हैं, सो आज तो स्कूटर देना संभव नहीं। बस इतना सोचते सोचते उसे क्रोध आ गया और उसी दरमियान वो दोस्त के घर भी पहुंच गया। पहुंचते ही उसी क्रोधित अवस्था में उसने घंटी बजाई। दरवाजा दोस्त ने ही खोला। वो क्रोध में तो था ही, बस दोस्त के प्रकट होते ही चिल्ला पड़ा, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा स्कूटर। बहुत देख लिए पैसे वाले, तुम लोग कभी किसी के मित्र हो ही नहीं सकते। जाओ, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। बेचारा दोस्त तो हक्का बक्का रह गया। उसे बात ही समझ नहीं आई, कौन सा स्कूटर और कहां के अमीर। पर उधर उसका गरीब दोस्त अपनी भड़ास निकालकर चलता बना। कहने का तात्पर्य, मैं उटपटांग तरंगे पैदा करने की फैक्ट्री हूं और मुझ पर कोई नियंत्रण न होने की वजह से अधिकांश मनुष्य मेरा उपद्रव सहने को मजबूर हैं। न चाहते हुए भी उनसे पागलपन हो ही जाता है। लाख ना चाहते हुए भी मेरे उपद्रवों के कारण सबके आपसी रिश्ते बिगड़ ही जाते हैं। यानी कुल मिलाकर कहूं तो सब कुछ ठीक होते हुए भी एक मेरे कारण ही मनुष्य नित नई नई मुसीबतों में फंसता रहता है। लो, इसी बात पर आपको एक और रसप्रद वाकया सुनाता हूँ। करीब 200 वर्ष पुरानी ये बात है। एक छोटा सा गांव था जिसमें अकरम व सलमान नामक 2 युवकों की दोस्ती काफी मशहूर थी। दोनों की उम्र करीब 15-16 वर्ष थी। पिछले 10 वर्षों से दोनों का पढ़ना, खाना पीना, घूमना सब साथ साथ ही होता था। दोनों में एक बार भी कभी कोई अनबन नहीं हुई थी। लेकिन अचानक एक दिन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि तभी कुछ गांव वालों का उधर से गुजरना हो गया और उन्होंने दोनों को छुड़वा दिया। लेकिन बात तो गंभीर स्वरूप ले ही चुकी थी, सो सभी ने पकड़कर उन्हें पंचायत के सामने पेश कर दिया। उधर पूरा मामला सुन तथा उनकी हालत देख पूरी पंचायत हतप्रभ रह गई। वहीं दूसरी ओर इस खबर को पूरे गांव में फैलते भी देर न लगी। बात ही आश्चर्य में डालने वाली थी। 2 अभिन्न मित्रों ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। जिसने सुना वही पंचायत की ओर दौड़ पड़ा। उधर हतप्रभ पंचायत ने दोनों से पूछा कि तुम दोनों ने एक दूसरे का ये हाल क्यों किया, पर दोनों चुप। कहे तो क्या कहें। पंचायत ने अपना ये सवाल 2-3 बार दोहराया, परंतु दोनों फिर भी चुप। आखिर जब सख्ती से पूछा गया तो दोनों एक दूसरे से बात बताने को कहने लगे। कमाल था, मारपीट करते शर्म नहीं आई थी, पर अब बताने में शर्म आ रही थी। इस पर पंचायत ने कड़क आवाज में सलमान से पूरी बात बताने को कहा। बेचारा बड़ा शर्माते हुए बोला, बात ये हुई कि हम दोनों एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे हुए थे, ऐसे ही कुछ यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। तभी बात बात में मैंने अकरम से कहा कि मैं सोचता हूँ कि आखिर हम कितने दिन माँ बाप के पैसों पे पलेंगे, क्यों ना कुछ व्यवसाय कर अपनी स्कूल की फीस व जेब खर्च स्वयं कमाने की कोशिश करें। पंचायत को कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि ये तो अच्छी बात हुई, फिर इसमें झगड़े की बात कहाँ से आई। पूछने पर सलमान ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल मेरा प्रस्ताव सुनते ही अकरम ने भी हाँ में हाँ मिलाई। उसने तो यहाँ तक कहा कि तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। बस इसी तरह बात आगे बढ़ती रही। फिर कुछ सोच विचार कर मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि 2 भैंस ही खरीद लूं। 2-3 घंटे का काम है, उनका दूध दूंगा वो बेचूंगा। इस पर अकरम बोला कि मैं भी सोच रहा हूँ कि कोई छोटा सा खेत खरीद लूं। 3-4 घंटे की मेहनत में इतना तो हो ही जाएगा कि स्कूल की फीस व जेब खर्च निकल आए। उसकी ये बात सुनते ही मेरे मुंह से निकल गया कि ये तो और भी अच्छी बात हुई। मुझे अपनी भैंसों को चारा चराने कहीं दूर नहीं ले जाना पड़ेगा। मैं उन्हें चारा चराने तुम्हारे ही खेतों में ले आया करूंगा। बस मेरे इतना कहते ही उसने बड़ी कड़क आवाज में इसका विरोध किया। उसने स्पष्ट कहा कि खबरदार, जो तुम्हारी भैंसें मेरे खेत में घुसी। ये सुन मैं भी ताव खा गया और तुरंत बुलंद आवाज में कहा, वे चारा चरने तो तुम्हारे ही खेत में आएगी। मेरे मुख से ऐसा सुन वो बुरी तरह भन्ना गया और उसने धमकी ही दे डाली कि मेरे खेत में तुम्हारी भैंसें घुसी तो उनकी टांगे तोड़ दूंगा। ये सुन मैं भी बुरी तरह क्रोध से भर गया।
मैंने चेताते हुए कहा कि मेरी भैंसों को हाथ भी लगाया तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। बस इसके साथ ही दोनों ने अपना आपा खो दिया और मारपीट पर उतर आए। देखा मेरे उपद्रवों का कमाल। भैंस अभी खरीदी नहीं है, खेत अभी लिया नहीं है, फिर भी मामूली सी बातचीत में 10 वर्ष पुराने दोस्तों में मारपीट हो गई। मैं कहना यही चाहता हूं कि इन वर्णित घटनाओं को थोड़ा अपने जीवन में भी खोजें। निश्चित ही आपके भीतर बैठा मैं यानी आपका मन आपसे भी ऐसे उपद्रव करवा ही लेता हूँगा। और थोड़ा गौर करेंगे तो पाएंगे कि वाकई जब मैं उपद्रवों पर उतर आता हूँ तो आपकी तमाम समझदारी व बुद्धिमानी पर ताले पड़ जाते हैं। मेरे द्वारा आप पागलपन करने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। अब यदि एक बार आप मान लें कि मेरे द्वारा किए जाने वाले उपद्रवों पर आपका कोई वश नहीं और उससे आपकी बुद्धि मौके बेमौके भ्रष्ट हो ही जाती है, तो मैं आगे उसके उपायों पर चर्चा करूं। क्योंकि उपचार किया ही उसका जा सकता है जो माने कि हाँ मैं बीमार हूं। अपने को बेवजह स्वस्थ मानने वाले का तो पकड़कर जबरदस्ती इलाज किया नहीं जा सकता है। और आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि मेरे इन उपद्रवों को ना तो आपके कोई उपाय नियंत्रित कर पाए हैं और ना ही इनसे आपको आपकी बुद्धि बचा पाई है। और वहीं इनका निकाल लाने में आपकी शिक्षा व आपका समाज दोनों बुरी तरह फेल हो चुके हैं। मानना तो यह भी पड़ेगा कि ना तो आपके धर्म और ना आपके शास्त्र ही इसका कोई स्थायी समाधान खोज पाए हैं। क्योंकि मैं उन सबसे विशाल, स्वतंत्र व अनूठी सत्ता हूं। सो मुझसे बचने के उपाय सिर्फ मैं ही बता सकता हूं। और मेरी बात भी उसी के काम आएगी जो मेरी बताई बातों में ही इन उपद्रवों से बचने के उपाय खोजेगा। वरना सोचो, विज्ञान के द्वारा प्रदान की गई सारी प्रगति व तमाम सुविधाओं का क्या तुक यदि मन ही उदास व पागल हो। हालांकि इससे पहले कि मैं मेरे उपद्रवों से बचने के उपायों पर चर्चा प्रारंभ करूं, पहले मैं अपनी संरचना के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मेरी संरचना। चलो, यदि आप मान लेते हैं कि आप बीमार हैं, तो मैं आगे आपको मेरी संरचना के बारे में बताता हूं। इससे आपको ना सिर्फ मुझे समझने बल्कि मेरे उपद्रवों से बचने